गुड इवनिंग साहिल। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। अच्छा, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया ना सर? ओके सर। ओके सर। ठीक है सर, चलो। मानसी का कुछ इश्यूज हो रहा है। ठीक है। अच्छा, हम लोग ना सर लॉ में मोस्ट प्रोबेबली बात कर रहे थे। अच्छा, मानसी एंटर हो गया ना? अच्छा ठीक। हम लोग मेनली बात कर रहे थे सर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। मुझे याद है, आप लोगों को भी शायद जरूर याद होगा, लास्ट वीक की बात हुआ था सर। तो बिजनेस लॉ में ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात कर रहा था, और उसमें कॉन्ट्रैक्ट में ब्रीच जब होता है, इसका मतलब बहुत सिंपल है कि जब दो बंदा प्रॉमिस करता है, प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी, एक बंदा बोलता है कि मैं अपना प्रॉमिस निभाऊंगा, और दूसरा बोलता है कि यहाँ इस प्रॉमिस को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है। ठीक है, मैंने बेसिकली ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल्स टू एग्रीमेंट, एंड एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ इक्वल्स टू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है सर, ये तो बहुत ही सिंपल एक कॉन्सेप्ट है जो आपको स्टार्टिंग से बोला जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के स्टार्टिंग से, कि किसी भी बिजनेस का एकदम बेसिक एक मैटर है। किसी भी बिजनेस डील का, कोई भी बिजनेस डील कर लो, दिस अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट। ऑफर होगा, एक्सेप्टेंस होगा, और ऑफर एक्सेप्टेंस को जब एग्रीमेंट में बदल जाएगा, फिर यही एग्रीमेंट जब एनफोर्सिएबल बाय लॉ होगा, सुन सुन के कान पक चुका होगा, तो ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। एनफोर्सिएबल बाय लॉ हो जाएगा तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। सुन सुन के थक गए होंगे सब। लेकिन सर, ये जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ये भी मैंने लास्ट दिन बताया था आप लोगों को कि ब्रीच क्या होता है, कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट टूट जाता है। ठीक है, मैं ऐसे ऐसे करके मैं एक बॉलीवुड मूवी का गाना यूज करता हूँ कभी कभी, कि जो वादा किया है निभाना पड़ेगा। पर यहाँ पर सर वादा निभाया नहीं गया, वादा वादा तोड़ दिया गया। ठीक है, तो जब भी ऐसा सिचुएशंस होता है ना कि वादा तोड़ दिया गया, तो उसे हम लोग नॉर्मली ब्रिज कहते हैं। और अगर मैं आपको थोड़ा सा और आगे लेके चलूं, जो लास्ट दिन मैंने बताया था, मुझे याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा, कि हम लोगों ने सर एंटिसिपेटरी ब्रीच एज वेल एज एक्चुअल ब्रीच, ये दोनों चीज देखा था। कि एंटिसिपेटरी ब्रीच क्या होता है, क्या सर सही बोल रहा हूँ ना? ये हुआ था ना, एंटिसिपेटरी ब्रीच एंड एक्चुअल ब्रीच का डिफरेंस? बोलो सर बोलो, आप लोगों को भी थोड़ा सुनना चाहूंगा। याद आ रहा है सबको? आ गया ना? हाँ सर। उसके बाद हम लोग ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में रेमेडीज के बारे में भी पढ़े थे, कि ब्रीच करने के बाद ऐसे थोड़ी ना है कि वादा करके भूल जाओ और उसका कोई रेमेडी ना हो, है ना? तब लॉ पढ़ने का क्या फायदा, तब बेनिफिट क्या है? अगर लॉ वादा वादा करके भूल ही जाएगा, ठीक है, अगर कोई वादा करके भूल जाए ठीक है, वो अलग बात है, पर एक बात भी तो ध्यान से रखना पड़ेगा ना सर, कि वादा करके भूल जाओ ठीक है, पर बदले में पेनल्टी का तो कुछ हो सकता है ना। तो वही सूट फॉर डैमेजेस, ठीक है, रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, सूट फॉर इंजंक्शन, ठीक है, सूट सूट अपॉन क्वांटम मेरिट, है ना? इस तरह का चीज होता है। डैमेजेस में भी ऑर्डिनरी डैमेजेस, स्पेशल डैमेजेस, विंडिक्टिव डैमेजेस, है ना, नॉमिनल डैमेजेस, प्रीफिक्स डैमेजेस, अलग अलग होता है। अच्छा, इसमें से कोई भी पॉइंट क्या डिस्कस करना बाकी था, या सारा डिस्कशन हो गया है, या फिर कुछ पॉइंट बाकी है सर? लिक्विडेटेड डैमेजेस समझा दिए थे सर? एनीवन, कोई मुझे बता सकते हो क्या मैं सारा डैमेजेस में बात कर लिया था?
कोई तो बताओ सर। কিরে তুষার, কিছু কি বাকি আছে ডিসকাশন করা? আই থিঙ্ক এগুলো বলে দিয়েছিলাম না, নমিনাল ড্যামেজেস, প্রিফিক্স ড্যামেজেস, এগুলো হয়ে গেছিল। देखो सर सब कितना पढ़ाई कर रहा है अच्छे से। हाँ हाँ सर, हो गया हो गया। हो गया हो गया। अच्छा, तो मैं थोड़ा सा जोर दे के बोलूँ तो हो गया, नहीं तो नहीं हुआ। अच्छा ठीक है, मुझे जितना याद आ रहा है सर, मुझे लग रहा है कि ये जो पेनल्टी एंड लिक्विडेटेड डैमेजेस शायद डिस्कस करना बाकी रह गए। पेनल्टी एंड लिक्विडेटेड डैमेजेस ये थोड़ा सा मुझे डिस्कस कर लेना चाहिए। चलो मैं वही कर लेता हूँ। ठीक है, तो कुछ कह रहे हो क्या? अच्छा देखो, सेक्शन 74 का जो एरिया है, मैं इसमें थोड़ा सा बात कर लेता हूँ। ऑलरेडी आप लोगों को पता चल चुका है कि कितना तरह का डैमेजेस दिया जाता है जब एक बंदा कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देता है कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने से पहले। ठीक है, तो उसमें जनरल या फिर ऑर्डिनरी डैमेजेस कब लगता है, स्पेशल डैमेजेस कब लगता है, एग्जाम्पलरी डैमेजेस कब लगता है, नॉमिनल, ठीक है, डैमेजेस फॉर डिटोरेशन कॉज्ड बाय डिले एंड एज वेल एज प्रीफिक्स डैमेजेस। ये सारा डैमेजेस के बारे में लास्ट वीक डिस्कशन मैंने कर लिया था। सेक्शन 74 जो मेनली ना सर, प्रीफिक्स डैमेजेस के ऊपर थोड़ा लिक्विडेटेड डैमेजेस और पेनल्टी में बात करता है। तो चलो वही मैं प्रीफिक्स डैमेजेस और लिक्विडेटेड डैमेजेस के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस जो है वो मैं आपको बताता हूँ। एक सेक्शन 74 का मैटर है और एक सेक्शन 75 का मैटर है। तो कहते हैं द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट में प्रोवाइड बिफोर हैंड द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन पेबल इन केस ऑफ फेलियर टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। सर कहना क्या चाहता है, जो दो पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, आप लोग समझ लो सर, ठीक है, जैसे कि बिजनेस में हमेशा दो पार्टी होता है ना, ऑलवेज दो पार्टी तो होगा, अकेले अकेले तो कॉन्ट्रैक्ट कर नहीं सकते, तो दो पार्टी तो होगा। द पार्टीज टू ए कॉन्ट्रैक्ट में प्रोवाइड बिफोर हैंड, पहले से ही, द अमाउंट ऑफ कॉम्पेंसेशन पेबल इन केस ऑफ फेलियर टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। मैंने मानो कि ए के साथ बी का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ए एंड बी में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और इनके बीच में पहले से ही एक डिस्कशन होके रखा है कि इनकेस अगर कॉन्ट्रैक्ट फेलियर होता है, इन केस ऑफ फेलियर टू परफॉर्म, ओके, अगर इन केस द फेलियर टू परफॉर्म, तो कंपेंसेशन ना बिफोर हैंड डिसाइड करके रखा है। इसीलिए बोला द पार्टीज टू ए कॉन्ट्रैक्ट में प्रोवाइड बिफोर हैंड द अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन पेबल इन केस ऑफ फेलियर टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। In such case, the question arises whether the court will accept this figure as the measure of damage. अगर पहले से ही ये बात डिस्कशन हुआ है तो क्या कोर्ट इस मैटर को देखेगा? सर इसके ऊपर दो कॉन्सेप्ट है, एक इंग्लिश लॉ का और एक इंडियन लॉ का। सर देश तो हमारा भारत है, फिर इंग्लिश लॉ बीच बीच में कहाँ टपक रहा है ना? आपके मन में क्वेश्चन जरूर अराइज हुआ होगा कि सर देश जब इंडिया है तो इंग्लिश लॉ का क्या जरूरत पड़ गया? सर एक्चुअली क्या है ना, ये बेसिकली कॉलोनियल इफेक्ट है, कुछ समझ रहे हो? ये कॉलोनियल इफेक्ट है। ब्रिटिश के अंडर में इंडिया अप्रोक्स 200 ईयर्स, अब मान के चलो 1780 से लेके 1938 तक तो पूरा का पूरा कब्जे में थे। ठीक है, ऐसे तो कहा जाता है कि 1696 से, जब से कोलकाता बना है, क्योंकि ब्रिटिश का कैपिटल था, जॉब चार्नक बोल के एक बिजनेसमैन था जिन्होंने, कोई कहते हैं कि कोलकाता किसने बनाया ना, जॉब चार्नक ने बनाया, ये इतिहास में हम लोगों को सिखाया गया, पर कोलकाता तो उससे पहले से था। ऑब्वियसली कोलकाता सिटी को डेवलप जॉब चार्नक ने किया। चलो दैट्स अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, मैं ज्यादा इतिहास में बात नहीं करूंगा अभी, बट इतना जानो कि 1780 अप्रोक्स, ठीक है, वहां से लेके 1938-40 तक, माने मोटा मोटी सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होने से पहले तक ब्रिटिश का पूरा कब्जा था भारत के ऊपर। तो ऑब्वियस बात है इस लास्ट 200 साल में जिस तरह से भारत में जो नियम कानून है और उनके जाने के बाद, ठीक है, ब्रिटिश इंडिया छोड़ के जाने के बाद उनका नियम कानून थोड़ा सा हमारे लॉ को प्रभावित करता है, थोड़ा नहीं काफी करता है। ठीक है, अभी टाइम टू टाइम काफी चीजें चेंज हो रहा है, पर क्या है ना, आदत सा पड़ गया अभी, है ना, आदत सा पड़ गया। कुछ अच्छा चीज है जिसको रख सकते हैं, पर कुछ चीजें जो हमारे देश के अनुसार होना चाहिए, लॉ तो कंट्री के हिसाब से है ना सर,
हर देश का अपना अपना सिस्टम है। जो नियम इंडिया के लिए लागू हो सकता है, इंडियंस के लिए लागू हो सकता है, वो शायद ब्रिटिशर्स के लिए लागू ना हो, बिकॉज कंट्री का अलग अलग कैरेक्टर होता है, कंट्री का अलग अलग कल्चरल वैल्यूज होता है। सो दैट्स अ डिफरेंट मैटर। पर फिर भी फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि आखिर बीच बीच में आप देखोगे कि इंग्लिश लॉ थोड़ा आता है। ठीक है, वही कारण है मेनली। चलो अब कारण में ज्यादा नहीं चलेंगे, फिलहाल बात ये करते कि कोड इस मैटर को मानते ही नहीं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इंग्लिश लॉ द सम्स ऑफ फिक्स्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट मे बी इंटरप्रेटेड आइदर एज लिक्विडेटेड डैमेजेस और एज पेनल्टी। इंग्लिश लॉ कहता है कि जो भी सम पहले से डिटरमाइन किया गया था पार्टीज के बीच में, जैसे हम लोग बात किए थे ए एंड बी, दो पर्सन था, इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, और बिफोर हैंड द अमाउंट ऑफ कॉम्पेंसेशन पेबल इन केस ऑफ फेलियर। ए एंड बी के बीच में ये पहले से डिसाइड हो चुका था कि अगर किसी कारण से कॉन्ट्रैक्ट फेलियर होता है तो कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा। तो इंग्लिश लॉ कहता है द सम्स ऑफ फिक्स्ड, से फॉर एग्जांपल ए बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि हम आपको, मानो कि ए जो है वो मानो ट्रैवल कॉन्ट्रैक्टर है, ट्रैवल एंड टूरिज्म का काम करता है। बी को कहा गया था कि भाई आप मुझे 5 लाख दो, मैं आपको पूरा भारत घुमाऊंगा, इस तरह का कुछ कॉन्ट्रैक्ट से फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो ए एंड बी के बीच में इस तरह का कुछ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। लेकिन अगर बाई चांस आप नहीं घुमा पाते, ठीक है, 5 लाख तो वापस करना ही है, साथ में कुछ डैमेजेस भी देना पड़ सकता है। ऐसा कुछ तो डील हुआ होता ट्रैवल टूरिज्म ऑपरेटर के साथ टूरिस्ट का, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, बदले में बी ए को 5 लाख देगा, और अगर बाई चांस नहीं हो पाता है तो फिर कुछ पेनल्टी का भी प्रावधान ये लोग पहले से डिसाइड किया था। अब इसी तरह का एक सिचुएशन आपके सामने में जस्ट एक अभी रैंडम बोला सर। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू इंग्लिश लॉ द सम सो फिक्स्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट मे बी इंटरप्रेटेड आइदर एज लिक्विडेटेड डैमेजेस और एज ए पेनल्टी इफ द सम फिक्स्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट represent as genuine pre-estimate by the parties of the loss which would be caused by a future breach of the contract। अब मैं जो बता रहा था आपको ए एंड बी, यहाँ पर ए कौन था? ए था सर टूर ऑपरेटर, ठीक है, ट्रैवल एंड टूरिज्म ऑपरेटर। ठीक है, बी कौन है? टूरिस्ट है, जो घूमने आया है सर। ठीक है, टूरिस्ट है। So in the sum fixed in the contract represent a genuine pre-estimate by the parties of the loss। अच्छा, ये जो estimations है कि जब सब से फॉर एग्जांपल ए बी ए को 5 लाख दिया है, बदले में ए उसको इंडिया घुमाने का बात कर रहा है, कुछ पर्टिकुलर जगह होगा सर, अब ज्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ कि ट्रैवल टूरिज्म कहाँ कहाँ घुमाएगा। ठीक है, से फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली भारत का दो बड़ा फेस्टिवल मैंने रिसेंट पास्ट में हुआ है और होने वाला है। एक आपका गणपति फेस्टिवल, ठीक है, जो महाराष्ट्र में हुआ है, एंड सेकेंडली अनदर बड़ा फेस्टिवल ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, आज तृतीया है सर, दुर्गा पूजा। ठीक है, तो दुर्गा पूजा इन वेस्ट बंगाल एंड गणपति इन महाराष्ट्र मुंबई। ठीक है, तो मानो कि बीज ए जो है वो एज ए टूर ऑपरेटर टूरिस्ट जो है वो फॉरेनर को घुमाएगा, बदले में 5 लाख चार्ज कर रहा है, और बदले में ये भी बोला जा रहा है कि अगर बाई चांस ए फेलियर होता है तो मे बी 50,000 या फिर प्री फिक्स्ड कर रहा है। ठीक है, प्री फिक्स 50,000 पेनल्टी या लिक्विडेटेड डैमेजेस, समथिंग लाइक दैट, कि अगर बाई चांस गणपति उत्सव नहीं दिखा पाते हैं तो बदले में इतना रिटर्न करेगा या साथ में इतना पेनल्टी करेगा, ऐसा एक प्री डिसीजन कर रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब है ये जो भी सोच रहा है ये एक फ्यूचर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सोच रहा है कि अगर फ्यूचर में ब्रीच होगा तो, ठीक है, इट इज अ लिक्विडेटेड डैमेजेस, इट इज एन असेसमेंट ऑफ द अमाउंट व्हिच इन द ओपिनियन ऑफ द पार्टीज विल कॉम्पेंसेट फॉर द ब्रीच। Such clause is effective when the amount is recoverable, but where the sum fixed in the contract is unreasonable। अच्छा, मानो अगर कोई पर्टिकुलर बात अनरीजनेबल है and is used to force the other party to perform the contract, it is penalty। Such a clause of disregarded and the injured party cannot recover more than the actual loss। ये इंग्लिश लॉ है सर, इस बात को थोड़ा और क्लियरली देखो। Where the sum fixed in the contract is unreasonable and used to force the other party। जैसे मानो ए एंड बी के बीच में जो हुआ है उसमें मानो ए को बी को क्या करना पड़ रहा है? अनरीजनेबल अमाउंट देना पड़ रहा है ड्यू टू एनी रीजन। ठीक है, मानो कि परफॉर्म नहीं कर पाए इसलिए। सम फिक्स्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट इज अनरीजनेबल एंड यूज्ड टू फोर्स द अदर पार्टी टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, इट इज पेनल्टी। तब उसको पेनल्टी कहेंगे अगर ये किसी कारण से फेलियर होता है।
सच ए क्लॉज ऑफ डिसरिगार्डेड एंड द इंजर्ड पार्टी, यहाँ पर इंजर्ड किसका हुआ है, मैं माना कि ट्रैवल एंड टूरिज्म को हुआ है, ठीक है। तो जिसके साथ मतलब जिसके साथ भी प्रॉब्लम हो रहा है कि जिसके ऊपर पेनल्टी लगाया जा रहा है, सच डिसरिगार्डेड एंड द इंजर्ड पार्टी कैन नॉट रिकवर मोर देन द एक्चुअल लॉस। अगर बी को जितना एक्चुअल लॉस होगा उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। अनरीजनेबल अमाउंट आप कुछ भी बोल सकते हो, बी को एक्चुअल में जितना लॉस होगा बी मैक्सिमम उतना अमाउंट ही रिकवर कर सकता है, ये इंग्लिश लॉ कहता है। भले ही आप प्रीफिक्स्ड माने बिफोर हैंड आप कितना भी अमाउंट बता के रखो, डजेंट मैटर। लॉ, इंग्लिश लॉ कहता है कि इंज्यूर्ड पार्टी कैन नॉट रिकवर मोर देन द एक्चुअल लॉस। मानो कि जो अमाउंट लिखा हुआ है पेनल्टी के तौर पे, से फॉर एग्जांपल 10 लाख का है, एग्जांपल दे रहा हूं कि 10 लाख पेनल्टी पहले से प्रीफिक्स है कॉन्ट्रैक्ट में, 10 लाख डैमेज क्लेम, ठीक है, 10 लाख डैमेज क्लेम, लेकिन एक्चुअल में लॉस हुआ है 7 लाख का। तो जिस पार्टी का डैमेज होगा, सपोज बी का डैमेज हुआ है, सपोज बी का डैमेज हुआ है, तो बी 10 लाख क्लेम करेगा कि 7 लाख क्लेम करेगा एज पर इंग्लिश लॉ? हाँ सर बोलो, 10 लाख क्लेम करेगा कि 7 लाख क्लेम करेगा? इंग्लिश लॉ क्या कहता है? 7 लाख। 7 लाख, ठीक है। एक्चुअल लॉस अगर 7 लाख है तो एक्चुअल लॉस ही क्लेम करेगा, ना कि 10 लाख जो अनरीजनेबल माना जा रहा है, ठीक है, जो कि एक्चुअली पेनल्टी के लिए बना गया सर, ठीक है। अब ये इंग्लिश लॉ कहता है। अब इंडियन लॉ पे आते हैं सर। सर क्या सही है क्या गलत है वो डिसाइड करने का पावर हमारे हाथ में नहीं है ठीक है, चलो मैं देखते हैं सर। इंडियन लॉ मेक्स नो डिस्टिंक्शन बिटवीन पेनल्टी एंड लिक्विडेटेड डैमेजेस। अब इंडियन लॉ लिक्विडेटेड डैमेजेस एंड पेनल्टी में फर्क नहीं करता। द कोर्ट्स इन इंडिया अवॉर्ड ओनली रीजनेबल कॉम्पेंसेशन नॉट एक्सीडिंग द सम सो मेंशन इन द कॉन्ट्रैक्ट। जो कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन किया है उससे ज्यादा इंडियन लॉ चार्ज करने के लिए नहीं बोलता है। सेक्शन 74 of the contract act lays down if the parties have fixed what the damages will be. अगर पार्टी पहले से डैमेज के बारे में फिक्स करके रखा है, द कोर्ट विल नेवर अलाउ मोर, उससे ज्यादा तो नहीं करेगा, बट द कोर्ट में अलाउ लेस, कोर्ट उससे कम कर सकता है, ज्यादा तो बिल्कुल नहीं करेगा। A decree is to be passed only for reasonable compensation, not exceeding the sum named by the parties. Thus, Section 74 entitles a person complaining of breach of contract, जो भी पार्टी ये कंप्लेन करेगा कोर्ट में जाके कि मेरे साथ ब्रीच हुआ है ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, टू गेट रीजनेबल कॉम्पेंसेशन, और कंपेंसेशन के लिए क्लेम करेगा, एंड डज नॉट एंटाइटल हिम टू रियलाइज एनीथिंग बाय वे ऑफ पेनल्टी, ठीक है। तो वो पेनल्टी के तौर पे या जो भी हो, उसका जो भी एज पर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा रहेगा, ठीक है। तो इंडियन कोर्ट पेनल्टी और लिक्विडेटेड डैमेजेस में फर्क नहीं कर रहा है, जितना लिखा रहेगा, अगर 10 लाख लिखा है तो 10 लाख। हाँ, कोर्ट अगर देखेगा कि नहीं ये तो 10 लाख का बराबर नहीं है, तो आपको मे भी एडवाइस कर सकता है कोर्ट, ठीक है, कि आपका डैमेजेस तो 10 लाख नहीं हो रहा है, उससे कम होना चाहिए, तो मे भी कोर्ट आपको अलग से बता सकता है। पर 10 लाख से ज्यादा कभी भी इंजर्ड पार्टी को क्लेम करने का मौका नहीं मिलेगा। मैंने जितना कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है उससे ज्यादा तो नहीं मिलेगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि मैक्सिमम डैमेज क्लेम 10 लाख हो सकता है, तो 10 लाख ही हो सकता है। कोर्ट में भी थोड़ा कम रेफर कर सकता है एज पर द जज, ओके, लेकिन ज्यादा तो बिल्कुल नहीं होगा। तो दोनों लॉ में फर्क क्या हो रहा है समझ में आ रहा है? इंग्लिश लॉ पेनल्टी और डैमेजेस को अलग कर रहा है, पर इंडियन लॉ पेनल्टी और डैमेज को अलग नहीं कर रहा है। इंग्लिश लॉ कह रहा है कि जो भी अमाउंट अनरीजनेबल होगा, ठीक है, वो पेनल्टी है। पर इंडियन लोग कहते हैं कि बात रीजनेबल अनरीजनेबल का नहीं है, पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। अब कॉन्ट्रैक्ट में अगर वो लोग पहले से प्री डिसाइड किया है कि सम पर्टिकुलर अमाउंट जो कि एक डैमेजेस क्लेम हो सकता है, हम मैक्सिमम उतना डैमेज के लिए सोच सकते हैं। इंडियन लॉ इसको पेनल्टी को और लिक्विडेटेड डैमेजेस को अलग नहीं कर रहा है। इसका एक्सेप्शंस भी हो सकता है, where any person gives any bond to the central or state government for the performance of any public duty or act in which the public are interested, on breach of condition of any such instrument, he shall be liable to pay the whole sum mentioned therein. ठीक है, अब चलो मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं, आपको थोड़ा सा क्लैरिटी मिलेगा। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है सर, एक कॉन्ट्रैक्ट विद बी, एक कॉन्ट्रैक्ट विथ बी,
that if A practices as a sergeant in Kolkata, ठीक है, A contract with B that if A practices as a sergeant माने बेसिकली जो लोग डॉक्टर होते हैं और साथ में ऑपरेशन वगैरह भी करता है, ठीक है। तो contract with B that if A practices as a sergeant in Kolkata, he will pay B 50,000. The practice as a sergeant at Kolkata. B is entitled to such compensation not exceeding 50,000 as the court consider reasonable. यानी A और B के बीच में 50,000 का ही डील हुआ है, एक कॉन्ट्रैक्ट किया B के साथ that if A practices as a surgeon in Kolkata, he will pay 50,000. The practice as a surgeon in Kolkata, B is entitled to such compensation not exceeding 50,000. 50,000 से ज्यादा नहीं होगा क्योंकि कोर्ट इसको रीजनेबल मान रहा है। A borrowed 10,000 from B. A B से 10,000 बोरो कर रहा है और बदले में उसको 20,000 का एक बॉन्ड दे रहा है। ये भी में बॉन्ड मैंने अगर रिपे नहीं कर पाया तो बदले में एक लोन का पेपर होता है ना सर, बॉन्ड। जीपी में बॉन्ड फॉर ₹20,000 पेबल बाय 5 ईयरली इंस्टॉलमेंट्स। ये बोरो कर रहा है बी से 10,000 और बदले में एक 20,000 का बॉन्ड इशू ले रहा है उससे। वो 20,000 का बॉन्ड कैसे रिपे होगा? 5 ईयरली इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 4,000। माने आप किसी से 10,000 का लोन ले रहे हो और बदले में आप उनको बोल रहे हो कि ये 10,000 मैं आपको 4 साल में चुकता करूंगा। जैसे नॉर्मली लोन का होता है ना सर, आप बैंक से 50 लाख का लोन लेते हो घर बनाने के लिए। जब आप 20 साल बाद देखोगे 20 इयर्स लेटर, आपका वो 50 लाख का घर ऑलमोस्ट 80 लाख आपने बैंक को पे कर दिया, उन्हें 30 लाख आपने इंटरेस्ट पे कर दिया। ऐसा होता है सर, ठीक है। सुनने में अजीब लग रहा होगा बट ऐसा ही होता है रियल लाइफ में, आप देखना, ठीक है। मैं जरूरत पड़ने से आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर बात कैसा हो रहा है सर, ए बोरो कर रहे 10,000 फ्रॉम बी एंड गिव्स हिम ए बॉन्ड फॉर ₹20,000 पेबल बाय 5 ईयरली इंस्टॉलमेंट। 5 साल में हर साल 4,000 करके 5 साल में चुकता करेगा। तो टोटल कितना पे करेगा? 20,000। बोरो कितना किया था? 10,000 विथ स्टिपुलेशन दैट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट, अगर बाई चांस डिफॉल्ट करता है द होल शैल बिकम ड्यू। अगर बाई चांस ए डिफॉल्ट करता है पूरा का पूरा अमाउंट ड्यू हो जाएगा, पूरा का पूरा अमाउंट ड्यू हो जाएगा। मैंने अगर कोई पर्टिकुलर इंस्टॉलमेंट फेलियर करता है तो वापस पूरा अमाउंट ड्यू हो जाएगा। ये कंडीशंस है, स्टिपुलेशन। इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट द होल शैल बिकम ड्यू। ऑब्वियसली दिस इज द स्टिपुलेशन बाय योर पेनल्टी। ये एक्चुअली एक पेनल्टी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब आपको मैं यही बताने का कोशिश कर रहा था, क्योंकि ये पूरा अमाउंट एक डिफॉल्ट में पूरा अमाउंट ड्यू होना ये पेनल्टी हो गया ना। ए अंडरटेक्स टू रीपे बी अ लोन ऑफ ₹10,000 by 5 equal monthly installment with a stipulation that, stipulation means shart, okay, condition, in default of payment of any installment the whole shall become due. This stipulation is not by way of penalty and the contract may be enforced according to its terms. दोनों चीज में फर्क देखो सर। एग्जाम्पल 9 देखो और एग्जाम्पल 10 देखो। A undertakes to repay B a loan of ₹10,000 by 5 equal monthly installment. 5 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट में आप रिपे करोगे विथ स्टिपुलेशन दैट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ एनी इंस्टॉलमेंट पूरा का पूरा अमाउंट ड्यू हो जाएगा। द स्टिपुलेशन इज नॉट वे ऑफ पेनल्टी, ये कोई पेनल्टी नहीं है और ये कॉन्ट्रैक्ट इसी टर्म्स में एनफोर्स होगा। बट पहला वाला केस में पेनल्टी लगा। ए बोरो 10,000 फ्रॉम बी एंड गिव्स हिम ए बॉन्ड ऑफ ₹20,000 पेबल बाय 5 ईयरली इंस्टॉलमेंट्स 4,000 ईच करके the whole shall become due. This is a stipulation by your penalty. तो ये पेनल्टी है, नेचर ही कहता है ये पेनल्टी का नेचर है, पर ये पेनल्टी नहीं, ये जस्ट एक लिक्विडेटेड कॉन्सेप्ट है। ये कंडीशन है कि 10,000 आज आपको मैं पे दे रहा हूं, बदले में आप 5 इंस्टॉलमेंट में 10,000 मुझे पे कर देना। अगर आप कोई पर्टिकुलर अमाउंट रिपे करने में देरी करते हो या डिफॉल्ट करते हो, देरी करना माने डिफॉल्ट करना, ठीक है, देरी करना यहाँ पर बात देरी नहीं है। अगर आप मिस करते हो तो पूरा अमाउंट ही ड्यू हो जाएगा 10,000 का। ये जो स्टिपुलेशन है ये पेनल्टी नहीं कह रहा है, ये सिंपल टर्म्स है कॉन्ट्रैक्ट का और ये इसी हिसाब से एनफोर्स होगा। ठीक है सर, बोलो सर, आप लोगों को बात समझ में आ रहा है? पेनल्टी एंड लिक्विडेटेड डैमेजेस। अब इसका एक डिफरेंस भी दिया है, ठीक है, चलो मैं ये भी आपको थोड़ा पढ़ के सुना देता हूँ। पेनल्टी एंड लिक्विडेटेड डैमेजेस हैव वन थिंग इन कॉमन, बोथ आर पेएबल ऑन द ऑकरेंस ऑफ द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये बात तो सही है कि पेनल्टी और लिक्विडेटेड डैमेजेस में एक कॉमन कॉन्सेप्ट ये है कि दोनों ही ब्रीच होने पे देना पड़ता है। पेबल माने जो पे करना पड़ेगा, ठीक है, जो ड्यू है
अगर ब्रीच हुआ तो देना है, अगर ब्रीच नहीं हुआ तो नहीं देना है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ड्रॉ अ क्लियर लाइन ऑफ डिस्टिंक्शन। आप लोगों को ऐसा ही लग रहा है ना सर कि सर दोनों तो सेम ही है। जैसे ये एग्जाम्पल 9 और 10 जो अभी आपको मैं समझा रहा था, बहुत ज्यादा फर्क नहीं लग रहा है, इट्स वेरी डिफिकल्ट सर। ठीक है, ये समझना कि ये पेनल्टी है कि लिक्विडेटेड डैमेजेस है। जैसे एग्जाम्पल 9 और एग्जाम्पल 10 को ही देखो, या फिर आप एग्जाम्पल 8 को देखो। एग्जाम्पल 9 बेसिकली पेनल्टी को समझाने का कोशिश कर रहा है, बट ये नॉर्मल एक लिक्विडेटेड डैमेजेस है कि अगर आप नहीं पे करते हो तो आपको पूरा अमाउंट आपका ड्यू हो जाएगा। सो ये आइडेंटिफाई करना रियली मुश्किल है सर, क्योंकि बहुत थीन लाइन होता है, बहुत थीन लाइन होता है कि पेनल्टी क्या है और लिक्विडेटेड डैमेजेस क्या है। इसीलिए इंडियन लॉ लिक्विडेटेड डैमेजेस पेनल्टी में फर्क ही नहीं करता, इंग्लिश लॉ करता है। वो अनरीजनेबल प्रूव करना मुश्किल हो सकता है। So penalty and liquidated damages have one thing in common, that both are payable on the occurrence of the breach of contract. It is very difficult to draw a clear line of distinction between the two, but certain principle आपको help करेगा। जैसे कि if the sum payable is so large, ध्यान से सुनना सर, if sum payable is so large as to be far in excess of the probable damage on breach, it is certainly a penalty. सर बात को समझे, ऐसे तो कह रहा है कि डिफिकल्ट है, बट अगर अमाउंट जो है वो अगर काफी ज्यादा बोल रहा है आपको, ठीक है, नॉर्मली आपको 10,000 पे करना था, लेकिन 10 की जगह आपको 20 पे करना पड़ रहा है, एक्स्ट्रा और 10 पे करना पड़ रहा है। जहां आपका पेबल अमाउंट 10,000 था, आपका पेबल अमाउंट 10,000 की जगह 20,000 हो गया। ऑब्वियसली ये एक्सेसिवली लार्ज हो गया, है ना। इफ द सम पेबल इज सो लार्ज एज टू बी फार इन एक्सेस ऑफ द प्रोबेबल डैमेज ऑन ब्रीच, तो फिर उसको पेनल्टी ही कहेंगे। ऑब्वियसली ये जज पे डिपेंड करता है, लेकिन जज भी रीजनेबल क्लॉज को ही देखेगा ना, हर चीज का एक रीजनेबल कॉन्सेप्ट होता है। इतना ज्यादा हम लोग बोलते हैं ना, कभी अगर दुकानदार हमसे ज्यादा दाम ले लेता है तो हम लोग क्या चिल्लाते हैं दुकानदार को, चिल्लाते मैंने ऐसे पूछते हैं इतना ज्यादा। फिर दुकानदार अगर रिजनेबल ले रहा है ना तो बोलेगा मेरा अकेला का नहीं, आप मार्केट जाके देखो, ठीक है, सबका ऑलमोस्ट सेम दाम है, तब ठीक है। लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर दुकानदार बाकी लोगों से थोड़ा ज्यादा ही चीज ले रहे हैं, सब्जी का दाम या किसी भी रेगुलर प्रोडक्ट का, तो ऑब्वियसली सर्विस के केस में बात मैच नहीं करता सर। सर्विस सबका अलग होता है, कोई डॉक्टर 200 रुपये फीस में भी देखता है, कोई डॉक्टर 1,000 फीस में भी देखता है। आप तब डॉक्टर को बोल नहीं सकते कि सर मेरे पाड़ा में एक टीचर एक डॉक्टर है जो 200 रुपये में लेता है, आप 1,000 क्यों ले रहे हो। ये मैन टू मैन वैरी करता है, सर्विस का कोई ऐसा मैटर नहीं है, सर्विस का कोई ऐसा मैटर नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट के केस में नॉर्मली ऐसा देखा जा सकता है। तो ये देखना पड़ेगा सर, फिर भी चाहे सर्विस हो या गुड्स, फिर भी हर चीज का एक रीजनेबल अमाउंट होता है। यही इंग्लिश लॉ इसी चीज पे थोड़ा सा फर्क कर रहा है। इंडियन बोल रहे हैं कि नहीं, एज पर कॉन्ट्रैक्ट अगर वो है तो हम उसी को देख लेंगे, लेकिन जितना कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है उससे ज्यादा चार्ज करने नहीं देंगे। तो अल्टीमेटली दोनों लॉ का यूज अलग नहीं है सर, चाहे आप इंडियन लॉ को देखो या फिर आप इंग्लिश लॉ को देखो, दोनों अल्टीमेटली वही बात कर रहे हैं। इंग्लिश लॉ एक बात करनी, एक्चुअल लॉ से ज्यादा नहीं मिलेगा आपको, है ना। और इंडियन लॉ बोल रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट में जितना मैक्सिमम लिखा है उससे ज्यादा तो क्लेम नहीं कर सकता इंजर्ड पार्टी, है ना। तो अल्टीमेटली दोनों लॉ एक ही जगह में कंक्लूड कर रहा है। So if the sum payable is so large as to be far in excess of probable damage to breach, point 2 क्या कहता है, where sum is expressed to be payable on a certain date and the further sum in the event of default being made, the latter sum is a penalty because mere delay in payment is unlikely to cause damage, है ना। जब कोई पेमेंट आपको टाइम पे करना था, आपने टाइम पे नहीं किया, बाद में आपसे एक्सेस अमाउंट लिया जा रहा है, तो आप ऑब्वियसली, मानो आपका जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल का रहता है ना, आपको ड्यू डेट एक रहता है, ठीक है, ड्यू डेट के बाद ड्यू डेट निकल गया, फिर आप पे कर रहे हो, एक्स्ट्रा अमाउंट पे करो, पेमेंट करना था 10,000, अब आपको देना पड़ रहा है से फॉर एग्जाम्पल प्लस 1,000, तो ये इजीली समझ में आता है कि ये तो पेनल्टी है। तो वेयर सम इज एक्सप्रेस टू बी पेबल ऑन सर्टेन डेट एंड अ फर्दर सम इन द इवेंट ऑफ डिफॉल्ट बीइंग मेड, द लैटर सम माने बाद में जो ऐड हो रहा है इज अ पेनल्टी बिकॉज मेयर डिले इन पेमेंट इज अनलाइकली टू कॉज डैमेज, है ना। अगर आप नॉर्मली डिले करते हो तो ऑब्वियसली वो डैमेज की तरफ बढ़ता है। द एक्सप्रेशन यूज्ड बाय द पार्टीज इज नॉट फाइनल, कॉन्ट्रैक्ट में जो पार्टीज जो एक्सप्रेशन करते हैं, ठीक है, एक्सप्रेशन माने जब दोनों पार्टी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं,
used by the parties is not final. The court must find out whether the sum fixed in the contract is in the truth, a penalty or liquidated damages. If the sum fixed is extravagant or exorbitant, the court will regard it as a penalty. अगर ये जरूरत से ज्यादा अमाउंट है तो कोर्ट उसको पेनल्टी मानेगा, इवन इफ इट इज टर्म्ड एज लिक्विडेटेड डैमेजेस इन द कॉन्ट्रैक्ट। माने दोनों पार्टी, जैसे हम लोग ए एंड बी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट किए थे, ठीक है, दोनों बोल रहे कि अगर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं होगा, जिसके साथ भी इंजरी होगा, इंजरी इन द सेंस चोट, माने बेसिकली ये फाइनेंशियल चोट है। मानो कि जैसे हम लोगों ने यहाँ डिसीजन लिया था कि ए जो है एक ट्रैवल एंड टूरिज्म ऑपरेटर है, मैं उसी एग्जाम्पल पे वापस बात कर रहा हूँ, और बी जो है ये टूरिस्ट है, ठीक है, फॉरेन टूरिस्ट इंडिया घूमने आए हैं सर। आजकल इंडिया का टूरिज्म डेवलप कर रहा है बिकॉज इंडिया अपना कल्चर को प्रमोट कर रहा है। दैट्स ट्रू सर, और जितना समय जाएगा, जितना हम अपना कल्चर को प्रमोट करेंगे, दुनिया देखने आएगा, ठीक है सर, क्योंकि हर देश का कल्चर अलग होता है और अलग चीज देखने का ही लोगों को अच्छा लगता है सर। एक ही चीज देख के थोड़ी ना, मानो कि अमेरिकन इंडिया आ रहा है और यहाँ आके देख रहे हैं कि हम लोग अमेरिका में जैसे लोग रहते हैं यहाँ पर भी लोग वैसे ही रहते हैं, तो लोगों को उतना मजा नहीं आएगा। लेकिन अगर अमेरिकन इंडिया में आके देखे कि भाई इंडियन ऐसे रहते हैं, तो ये इनके लिए एक क्यूरियसनेस पैदा करता है, और वही क्यूरियसिटी उनको बार बार खींच के लाएगा कि भाई उनका कल्चर थोड़ा डिफरेंट लगा, ठीक है, किसी को अच्छा लगेगा, किसी को बुरा लगेगा, वो अलग बात है, लेकिन यही अट्रैक्शन होता है सर। हम लोग हमेशा अनसर्टेन चीज देखना पसंद करते हैं सर, है ना, थोड़ा अलग देखने को मिले, जो भी हो अलग बात है सर। तो ट्रैवल एंड टूरिज्म एजेंट जो था और टूरिस्ट जो था, इन अब क्या हो सकता है, इनका भी लॉस हो सकता है। मानो इन्होंने टाइम पे पेमेंट करने की जगह एजेंट को पेमेंट नहीं किया, और एजेंट जो है ये दूसरा पार्टी को ढूंढ नहीं पाया, ठीक है, ढूंढ नहीं पाया इन द सेंस, जैसे मानो बी को बोला कि भाई आपको इंडिया घुमाएंगे, ठीक है, लेकिन बी टाइम पे नहीं आया, या फिर कुछ पेमेंट बाकी रखा, मानो टोटल 5 लाख का पेमेंट होना था, बी ने मानो इसको सिर्फ 1 लाख ही देके रखा था, बाकी 4 लाख बाद में देने वाला था, और जब टूरिज्म का टाइम आया टूरिस्ट टूर करने का, तब बी आया ही नहीं, ठीक है। अब ए क्योंकि बी को ऑलरेडी प्रॉमिस करके रखा था, तो न्यू टूरिस्ट के पीछे ये टाइम नहीं दे पाया, या फिर न्यू टूरिस्ट उनको मिला नहीं, तो अभी इस बात है कि यहाँ पर ए का लॉस हो जाएगा। तो एजेंट का भी लॉस हो सकता है, टूरिस्ट का भी लॉस हो सकता है, एंड वाइस वर्सा, दोनों का लॉस हो सकता है। सो पॉइंट इज दैट इसी मुद्दे पे एक दूसरे के साथ क्या करता है सर, डैमेज क्लेम पहले से लिख के रखता है कि अगर मैं नहीं आया तो 1 लाख फाइन, अगर तुम नहीं आया तो 1 लाख का फाइन। अब ये जो फाइन या पेनल्टी जो भी बोलो, इसे आप लॉ में लिख के रखते हो, मानो कॉन्ट्रैक्ट में मानो लिख के रखते हो लिक्विडेटेड डैमेजेस बोल के। कौन लिख रहा है सर, दोनों पार्टी लिख रहे हैं, ए एंड बी लिख रहा है। ए कौन, ट्रैवल टूरिज्म ऑपरेटर, बी कौन, टूरिस्ट, ठीक है। दोनों के बीच में डील हुआ है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं होता है तो 1 लाख ए बी को देगा, या फिर बी ए को 1 लाख देगा। नाउ द पॉइंट इज दैट द एक्सप्रेशन यूज्ड बाय द पार्टीज इज नॉट फाइनल। अब इनके बीच में जो भी बात हुआ है ये फाइनल नहीं है, क्यों, क्योंकि बीच में कोर्ट आ रहा है ना सर, क्योंकि जिसके साथ भी धोखा होगा कोई तो मानेगा नहीं ना बात, यहाँ धोखा हुआ है, तभी तो कोर्ट कोर्ट का मैटर है। जब बात मान लिया जाए तब फिर कोर्ट का क्या काम है। अगर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाता है तो फिर कोर्ट में क्यों जाए, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट नहीं होता है तभी तो कोर्ट आ जाता है। अब बी भी कोर्ट में जा रहे हैं, ए भी कोर्ट में जा रहे हैं, जिसके साथ धोखा हुआ है वो जाएगा, जिसका लॉस होगा वो जाएगा। द कोर्ट मस्ट फाइंड आउट वेदर द सम फिक्स्ड, माने ये जो 1 लाख फिक्स हुआ है इन द कॉन्ट्रैक्ट इज इन ट्रूथ अ पेनल्टी और लिक्विडेटेड डैमेजेस। इफ द सम फिक्स्ड इज एक्स्ट्रावैगेंट और एक्सबॉर्टेंट, ठीक है, अगर ये थोड़ा ज्यादा लग रहा है तो कोर्ट विल रिगार्ड इट एज अ पेनल्टी if it is termed as liquidated damages in the contract। हो सकता है उसको liquidated damages बोल रहा है, नॉर्मल डैमेजेस, जैसे आप लोगों को डैमेजेस के बारे में लास्ट क्लास में मैं पढ़ा था, ऑर्डिनरी डैमेजेस, स्पेशल डैमेजेस, विंडिक्टिव डैमेजेस, एग्जाम्पलरी डैमेजेस, ठीक है। लेकिन भले ही आप उसको डैमेज बोल रहे हो, बट कोर्ट उसको पेनल्टी डिक्लेयर कर देगा अगर वो एक्स्ट्रा वैल्यूड होगा तो, ठीक है, जरूरत से थोड़ा ज्यादा माने अनरीजनेबल होगा तो, ठीक है सर, समझ में आ रहा है। थोड़ा हटके है पॉइंट्स, बट इतना भी टफ नहीं है, समझ जाओ तो इजी है। प्लीज टेल मी सर, কি সবাই বুঝতে পারছে কি পারছে না? हाँ सर, यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके सर। हाँ सर. The essence of a penalty, thank you sir,
द एसेंस ऑफ ए पेनल्टी इज अ पेमेंट ऑफ मनी स्टिपुलेटेड एज ए टेरोरेम ऑफ द ऑफेंडिंग पार्टी, ठीक है। द एसेंस ऑफ लिक्विडेटेड डैमेजेस इज अ जेन्युइन प्री एस्टिमेट ऑफ द डैमेज। पेनल्टी और डैमेजेस का एक बेसिक डिफरेंस और क्या हो सकता है, ये सब नेचर है सर। अगर आप कोर्ट में जज बनोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ये लॉयर को भी जानना पड़ता है बेसिकली, जजेस को बहुत अच्छे से, वो भी पहले लॉयर था फिर जाके जज बना ना। तो एसेंस ऑफ ए पेनल्टी क्या है, पेमेंट ऑफ मनी स्टिपुलेटेड एज ए टेरोरिज्म ऑफ द ऑफेंडिंग पार्टी। अगर कोई कुछ ऑफेंस कर रहा है, गलती कर रहा है, गलती पे गलती कर रहा है, तो पेनल्टी आता है। और लिक्विडेटेड डैमेजेस क्या है, ये एक जेन्युइन प्री एस्टिमेट है, जेन्युइन प्री एस्टिमेट है। जैसे आप लोग इंस्टीट्यूट में जब फॉर्म फिलअप करते हो, से फॉर एग्जांपल आप आईसीआई में या आईसीएम सीएम इंस्टीट्यूट पे या सीएस में, जो भी आपका इंस्टीट्यूट है या जिसका भी, आप कोई, बहुत सारे लोग एक साथ 2-3 भी कर रहे हैं, कोई सीएस या सीएम एक साथ भी कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, कर सकता है। एटलीस्ट 2 तो करते ही लोग, काफी लोग अच्छा। तो पॉइंट इज दैट सपोज आपका टाइम पे पेमेंट था, ठीक है, रजिस्ट्रेशन टाइम निकल गया, या एग्जाम फॉर्म फिलअप, स्पेशली एग्जाम फॉर्म फिलअप, तो एग्जाम फॉर्म आपका 1000 टका अगर मानो टाइम पे नहीं दिया तो लेट फाइन ले रहा है आपसे। हाँ, इंस्टीट्यूट बोल रहा है कि लेट फाइन 300 टका, ठीक है, तो आप 1300 दे दो। तो ये जो है ना प्री एस्टिमेटेड है, इंस्टीट्यूट पहले से आपको बता देता है। लेकिन मानो आप फॉर्म फिलअप करने के टाइम पे कुछ ऐसा कुछ करते हो जो ऑफेंस है एक तरह का, ठीक है, तो इंस्टीट्यूट आपके ऊपर स्पेशल पेनल्टी लगा रहा है। तो ये एसेंस ऑफ ए पेनल्टी इज व्हाट, इज पेमेंट ऑफ मनी स्टिपुलेटेड एज ए टेरोरिज्म ऑफ द ऑफेंडिंग पार्टी। और एसेंस ऑफ लिक्विडेटेड डैमेजेस क्या है, इज अ जेन्युइन प्री एस्टिमेट ऑफ द डैमेज। ये पार्टीज को बहुत क्लियरली पता है कि ये अगर मैं टाइम पे नहीं करूंगा या ये करूंगा तो मेरा प्री एस्टिमेटेड डैमेज लगेगा। और पेनल्टी का एसेंस क्या है कि कोई किसी को किसी तरह का ऑफेंडिंग सिचुएशंस क्रिएट किया है कोई तो पार्टी, ठीक है। तो ये दोनों चीज देखना पड़ता है कि मेरे साथ गलत हो रहा है, मेरे को जानबूझ के धोखा दे रहा है, ठीक है, टेरोरिज्म, ठीक है, ये चीज समझना जरूरी है। अब ये तो बेसिकली जब मैटर को कोर्ट में घसीटा जाता है तो तभी समझ में आता है, अदरवाइज ये समझना बड़ा मुश्किल है। जैसे अब मैं क्या बताऊं मैं आपको, चलो एक अच्छा बात आ गया यार। आ, ये रिसेंटली जो मूवी बना है ना, वो MG2 बोल के, ठीक है, यहाँ यहाँ से भी आप इसका निष्कर्ष निकाल सकते हो, ठीक है, कि वो MG2 में भी जिस तरह से एक सामाजिक सिचुएशंस के साथ बेस करके एक लड़का को स्कूल से पढ़ने से निकाल दिया जा रहा है, ठीक है, काफी मॉडर्न चीजें हैं, कभी किसी चीज में टैबू भी है, जो भी हो सामाजिक मैटर है सर, ठीक है। तो मैं ज्यादा उस मैटर पे बात नहीं करूंगा, बस इतना कहूंगा आपके साथ कि OMG2 में भी इसी तरह का एक पॉइंट था कि पहले तो कोर्ट यही नहीं समझ रहा था कि इस केस को लिया जाए कि ना लिया जाए, जो मूवी में दिखाया गया, मैं मूवी का बात कर रहा हूँ। फिर बाद में जब केस में दम कैसे आया कि जब उसका फादर खुद बोला कि मैं लड़ूंगा, तब वो बेसिकली हमारे देश का जो पुराना किताब वगैरह है उसको पढ़ा, नॉलेज लिया, फिर सबके सामने रखा, ठीक है। तो वो धीरे 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 जज भी प्रभावित हुआ, और जज बोला नहीं केस तो बनता है, ठीक है, फिर रजिस्टर किया केस को। तो यही चीज आपको भी मैं वही बताने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। मैं ज्यादा मूवी का कहानी तो अभी नहीं बोल सकता आपको, जो देखा है वो समझ गया, जो नहीं देखा वो मूवी जरूर देखे, क्योंकि आपको नॉलेज बढ़ेगा। ऐसा और भी कोर्ट रिलेटेड मूवीज हैं, आप देखोगे तो आपको ना, यानी केस रिलेटेड मूवीज देखोगे या वेब सीरीज देखोगे तो आपका नॉलेज बिल्कुल बढ़ेगा सर, एक आइडिया जरूर बनेगा, ठीक है। नॉट नॉट बैड थिंग, ठीक है, अगर पॉजिटिव वे से देखा जाए तो। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। अच्छा, इंग्लिश लॉ मेक्स अ डिस्टिंक्शन बिटवीन लिक्विडेटेड डैमेजेस एंड पेनल्टी, but no such distinction is followed in India. The court in India must ascertain the actual loss and award the same which amount must not, ठीक है, actual loss and award the same which amount must not however exceed the sums of fixed in the contract. इंडिया में क्या चलता है, जितना पहले से कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है मैक्सिमम उतना ही लॉस का क्लेम ऑफेंडिंग बने, सॉरी, लॉस पार्टी क्लेम कर सकता है। द कोर्ट हैव नॉट बॉदर अबाउट द डिस्टिंक्शन बट टू अवॉइड रीजनेबल कॉम्पेंसेशन नॉट एक्सीडिंग द सम्स ऑफ फिक्स्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है लिक्विडेटेड डैमेजेस एंड पेनल्टी के बीच का थीन लाइन, वो जो हल्का सा लाइन है। मैं आशा करता हूं कि आपको बात समझ में आया और आ भी रहा होगा, ठीक है। ऐसे डायरेक्टली कहना मुश्किल हो जाता है सर ये डैमेज है कि पेनल्टी है, ठीक है, डैमेज है कि पेनल्टी है, कहना मुश्किल है, पर वही 4-5 पॉइंट्स है जो आपको हेल्प कर सकता है अंडरस्टैंड करने। यस सर, बोलो, कोई क्वेश्चन आ रहा था। हाँ सर।
एनी क्वेश्चन? बोलो सर। क्या हुआ? नो क्वेश्चन? सबको क्लियर है? चलो बढ़िया है। সবাই বুঝতে সত্যি পারছে না কোনো অসুবিধা আছে? हाँ सर बोलो, फिर से बोलूंगा। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। अच्छा, बिसाइड क्लेमिंग डैमेजेस एज अ रेमेडी ऑफ द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, द फॉलोइंग रेमेडीज आर आल्सो अवेलेबल। अच्छा, हम लोग तो देखे सर, डैमेजेस के बारे में भी देखे और पेनल्टी के बारे में भी देखे, सेक्शन 74। इसमें कुछ और भी बात जोड़ रहा है। क्या जोड़ रहे हैं? बोलते हैं कि बिसाइड क्लेमिंग डैमेजेस एज ए रेमेडी, ब्रीच होने से रेमेडी तो क्लेम करेगा ना, डैमेज क्लेम करेगा। इसके साथ साथ और भी चीजें कनेक्ट हो सकता है, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करना, रेजिस्ट्रेशन कर देना। ठीक है, व्हेन ए कॉन्ट्रैक्ट इज ब्रोकन बाय वन पार्टी, जब एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ता है, द अदर पार्टी में ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रिसाइंड इट। इन सच ए केस ही इज एब्सॉल्व्ड ऑफ ऑल हिज ऑब्लिगेशंस under the contract and is entitled to compensation for any damages that he might have suffered. Simple example लेता हूँ। A promised B to deliver 50 bags of cement on a certain day. ये कहता है B को कि भाई मैं तुमको 50 बैग ऑफ सीमेंट, ठीक है, सर्टेन डे के अंदर पहुंचा दूंगा। B agrees to pay the amount on receipt of the goods. जैसे ही सीमेंट मिलेगा मैं आपको पेमेंट भी कर दूंगा। A failed to deliver the cement. A सीमेंट डिलीवर करने में फेल हुआ on the appointed day. B is discharged from his liability to pay the price. है ना? सिंपल बात है, क्योंकि ए सीमेंट डिलीवर नहीं गया तो बी भी डिस्चार्ज हो गया अपनी लाइबिलिटी से। बी भी डिस्चार्ज हो गया अपनी लाइबिलिटी से। जब सीमेंट ही नहीं मिला तो पैसा किस बात का? सिंपल है ना? तो इसी को बोलेंगे रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, जब एक पार्टी फेलियर हो जाते हैं तो दूसरा पार्टी ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट को अपने तरफ से एंड कर सकता है, रेसिशन कर सकता है। ये चीज आप लोग पहले भी जानते हो। फिर एक सिचुएशन आते हैं, इसको बोलते हैं क्वांटम मेरिट। ना क्वांटम मेरिट क्या है? वेयर वन पर्सन हैज रेंडर्ड सर्विस टू अनदर, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सर्विस दे रहा है, इन सर्कमस्टेंसेस which indicate an understanding between them that it is to be paid for although no particular remuneration has been fixed. The law will infer a promise to pay. Quantum merit, that is as much as the party doing the service has deserved. It covers a case where the party injured, यानी जिसके साथ धोखा हुआ है, by the breach, had at the time of breach done part but not all of the work which he is bound to do under the contract. जितना करना चाहिए था उतना नहीं किया, अभी भी बाकी है, and seeks to be compensated for the value of the work done. ठीक है, जितना किया है उसका कॉम्पेंसेशन मांग रहा है। For the application of this doctrine, two conditions must be fulfilled. It is only available if the original contract has been discharged, and second, the claim must be brought by a party not in default. The claim must be brought by a party not in default. The object of allowing a claim on quantum merit is to compensate the party or person for value of work which he has done. Damages are compensatory in nature. Damages compensatory nature का होगा। समझाता हूं सर, आपको अभी समझ में आ जाएगा। रुको सर। Damages are compensatory in nature while quantum merit is restitutive. ठीक है, it is but reasonable compensation awarded in implication of a contract to remunerate, where a person orders only 12 bottles of a whiskey from a wine merchant but also receive 2 bottles of brandy. सर गजब एग्जांपल दिया है। Where a person orders only 12 bottles of a whiskey from a wine merchant but also receive 2 bottles of brandy and the purchaser accepts them, the purchaser must pay a reasonable price for the brandy also. तो कि तुमने एक्सेप्ट, ठीक है, भले ही बात 12 बॉटल का विस्की का था, पर अगर तुमने 2 बॉटल ब्रांडी भी लिया, ठीक है, तो उसका भी तो पेमेंट तुमको करना पड़ेगा। तुम ऐसे थोड़ी ना कह सकते कि नहीं मैंने तो सिर्फ विस्की का ऑर्डर दिया था, ब्रांडी तो मैंने एक्सेप्ट किया, तो चुकाना तो पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स है जो आपको हेल्प करेगा। एक्स wrongfully revoked Y's authority before Y could complete his duty. रिवोक माने कैंसिल। एक्स कौन है? प्रिंसिपल है। वाई कौन है? उसका एजेंट है। एक्स wrongfully revoked Y's authority before Y could complete his duty. Held Y could recover as a quantum merit for the work he had done and the expenses he had incurred in the course of his duties as an agent.
सर ये तो बड़ा सिंपल सा बात है, इसको इतना घुमा फिरा के बोलने का क्या है सर? लॉ है, थोड़ा घुमा फिरा के बात करने इसका आदत है, ठीक है। मैंने जैसे हमारे घर में कभी कभी देखना, सिंपल एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि मानो कोई वो होता है ना सर, होम सर्वेंट, ठीक है। आपके घर पे या मेरे घर पे होम सर्वेंट के साथ कभी कभी हम लोग ना अनबन हो जाता है ना। तो होम सर्वेंट मानो 30 डेज के बाद उनको पेमेंट किया जाता है। उन्होंने मानो 15 डेज काम किया, और 15 डेज काम करने के बाद होम सर्वेंट के साथ ओनर का कुछ डिस्प्यूट हो गया, घर का मालिक के साथ होम सर्वेंट का डिस्प्यूट हो गया। अब होम सर्वेंट 15 दिन काम किया, ठीक है, 30 डेज पूरा नहीं किया, पूरा ड्यूटी पाल वो नहीं हुआ। नॉर्मल जो पेमेंट है कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से वो 30 दिन छोड़ छोड़ के होता है, लेकिन होम सर्वेंट 15 दिन काम किया, तो क्या होम सर्वेंट को 15 दिन का पेमेंट मिलना चाहिए? मिलना चाहिए ना सर, वही वाला बात कर रहा है कि 15 दिन का ड्यूटी तो किया ना, तो उसका क्लेम उसको मिलेगा, यही क्वांटम ऑफ मेरिट का बात कर रहा है। और भी एग्जाम्पल, एग्री किया 100 बेल्स ऑफ कॉटन टू बी एट अ प्राइस ऑफ 1000 पर बेल। एग्री किया कि बी को 100 बेल, बेल माने रोल, ठीक है, कॉटन का बेल्स होता है ना, पहले भी दिखाया होगा आप लोगों को। द कॉटन बेल्स वर टू बी डिलीवर्ड इन 2 इंस्टॉलमेंट 50 ईच, माने एक बार में पूरा 50 100 बेल नहीं देना है, एक एक बार में 50 बेल्स सप्लाई करना है, और बदले में पार बेल के लिए 1000 रुपया लेने वाला है। बेल माने कॉटन का रोल होता है, उसको बोलते हैं बेल। तो पहला 50 बैग तो दे दिया, 50 ईच पहला बेल दे दिया, 50 बेल दे दिया, बट फेल टू सेकंड, डिलीवर्ड द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बट फेल टू सप्लाई द सेकंड। अब बी जो है वो ऑब्वियसली 50 बैग का पेमेंट तो करेगा, भले ही कॉन्ट्रैक्ट 100 बैग का हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट 100 बैग का हुआ है, आपको 50 बैग मिला है। आप अब मानो जो एक बंदा कहता है, ए कहता है कि नहीं मेरा तो, सॉरी बी कहता है मानो कि मैं तो 100 बैग का कॉन्ट्रैक्ट किया था, तुमको 100 देना चाहिए था, तुम्हारे लिए मेरा लॉस हो गया, ये हो गया वो हो गया। ठीक है, वो लॉस का हिसाब बाद में देखा जाएगा, वो कोर्ट ऑफ लॉ में पहले होगा, बाद में होगा, लेकिन पहले तुमने जो 50 बैग लिया उसका पेमेंट तो तुमको करना पड़ेगा भाई। तुम ये नहीं बोल सकते नहीं मेरा 50 बैग का तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, 100 बैग पूरा करना था तब जाके मैं पेमेंट करता। यस यू आर राइट बट नॉट प्रॉपरली राइट। आप 50 बैग यूज किए ना, तो 50 बैग का पेमेंट तो करना पड़ेगा, कोई बचने का जगह नहीं है। मैं जैसे जैसे होम सर्वेंट को हम ये नहीं कह सकते भाई 30 दिन पूरा करो तभी सैलरी मिलेगा, नहीं, 15 दिन तो काम किया है ना, 15 दिन का पेमेंट करो और नक्की करो, 15 दिन का पेमेंट करो और नक्की करो, सिंपल बात है। ऐसा नहीं कि वो 30 दिन करेगा फिर जाके आप पेमेंट करोगे, नहीं, ठीक है। तो इसी को कहते हैं सर क्वांटम मेरिट। इसी बात को इतना डिटेल्स में बोला, where one person has rendered service to another in circumstances which indicate an understanding between them that it is to be paid for although no particular remuneration has been fixed, the law will infer a promise to pay। law कहता है कि yes promise to pay। quantum merit that is as much as the party doing the service, जितना काम सर पार्टी ने किया है has deserved, जितना काम पार्टी ने किया है उसका पेमेंट उसको मिलना चाहिए, वो डिजर्व करता है। इट कवर्स a case where the party injured by the breach had at the time of breach done part but not out the work। मानो ब्रीच हुआ है, पूरा नहीं किया है, फिर भी जितना किया है उतना हक उसका बनता है, जितना किया है उसका हक उसको बनता है। दिस इज क्वांटम मेरिट। बात समझ में आया सर? प्रॉमिस टू पे, लॉ कहता है कि आपको प्रॉमिस टू पे मिलेगा। कुछ सिचुएशन है जहां पर क्वांटम मेरिट एक्चुअली जनरेट होता है, जैसे कि व्हेन एन एग्रीमेंट इज डिस्कवर्ड टू बी वॉइड और व्हेन ए कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। जब कोई एग्रीमेंट कैंसिल हो जाता है या फिर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाता है, when something is done without any intention to do so gratuitously, when something is done without any intention to do so gratuitously, gratuitous माने किसी को गिफ्ट देने के टाइप का, so when something is done without any intention to do so gratuitously, where there is an express or implied contract to render service but there is no agreement as to remunerations, when one party abandons or refuses to perform the contract, where a contract is divisible and the party not in default has enjoyed the benefit of part performance। जब कोई पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट डिविजिबल है, माने आप उसको पार्ट कर सकते हो,
और जिसने डिफॉल्ट नहीं किया तो पार्टी नॉट इन डिफॉल्ट हैज एंजॉयड द बेनिफिट। जिसने गलती नहीं किया वो माने कुछ तो बेनिफिट मिला उसको कॉन्ट्रैक्ट का। ठीक है, ये सब सिचुएशंस में आता है। जैसे अगर 30 दिन का आपके काम वाली बाई के साथ आपके घर में डील हुआ है कि 30 डेज काम करो और 5,000 का वेजेस लेके जाओ, ठीक है, उसने 15 दिन काम किया तो आप उसको डिविजिबल कर सकते हो। 30 दिन का 5,000 होता है तो 15 दिन का 2,500 होता है। और 15 दिन अगर आपके घर में काम किया है तो आपको उसका बेनिफिट मिला होगा, है ना। आपका पैर हाथ थोड़ा कम तोड़ा होगा 15 दिन, है ना, सिंपल बात है। तो ये एंजॉय किया है ना ओनर, तो देना पड़ेगा। सो व्हेन एन अच्छा एक बात है सर, जब इंडिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट है, व्हेन एन इंडिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट मैंने कॉन्ट्रैक्ट को डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है। फॉर ए लम्प सम इज कंप्लीटली परफॉर्म बट बैडली द पर्सन हु हैज परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट कैन क्लेम द लम्प सम बट द अदर पार्टी कैन मेक डिडक्शंस फॉर बैड वर्क। मानो किसी ने पूरा काम किया है, ठीक है, लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट को आप कैंसिल नहीं कर सकते। मैं कहना क्या चाहते हैं सर, से फॉर एग्जांपल क्या कहा जाए, अच्छा एग्जांपल एक याद आया मुझे, चलो मैं आपको समझाता हूं। मानो आपके घर में टाइल्स फ्लोरिंग होगा, टाइल्स फ्लोरिंग इन योर फ्लैट, ओके। अब आपके घर में जो टाइल्स फ्लोरिंग होगा, आप एकदम अच्छा इटालियन टाइल्स जो जैसे जैसे भी होते हैं सर, आप टाइल्स फ्लोरिंग के लिए किसी को कॉन्ट्रैक्ट में दिया था, उसने पूरा कॉन्ट्रैक्ट में टाइल्स को लगा दिया सर, ठीक है, लेकिन उसने टाइल्स को प्रॉपरली नहीं लगाया, ठीक है, टाइल्स एकदम बेकार फिटिंग्स किया सर, टाइल्स फ्लोरिंग एकदम बेकार किया, इतना बेकार कि कुछ कुछ जगह तो इतना खराब है कि वहां पर नीचे जो सीमेंट भरना था या जो भी पेस्टिंग करना था, पेस्टिंग खराब है, ठीक है, काफी खराब काम किया है। तो कहते हैं कि सर अब खराब काम किया है बोल के नहीं कि आप उसको पेमेंट नहीं करोगे, बात समझे, ठीक है। मानो ए के घर में बी टाइल्स फ्लोरिंग का काम किया है, बी कौन, बी है मैंने टाइल्स का काम करता है, ठीक है, टाइल्स लेबर, ठीक है, या टाइल्स क्या बोलेंगे, मिस्त्री, हाँ सर, मैंशन बोलते हैं ना, राजमिस्त्री का काम करते हैं, ठीक है, आप समझ लो सर, टाइल्स का मैकेनिक है या मिस्त्री है जो भी है, ठीक है, वर्कर। तो अब टाइल्स का काम करने वाला बी जो है वो ए के घर में काम कर रहा है। अब मानो टोटल काम है 1 लाख का विथ कॉन्ट्रैक्ट। अब काम खराब किया है तो ए बोलता है कि मैं पेमेंट नहीं करूंगा बी को। नहीं सर ये नहीं कह सकता, पेमेंट तो आपको करना है, भले ही काम खराब हुआ है, पेमेंट नहीं रोक सकते आप। हाँ, ए के पास एक राइट तो है, क्या राइट है, अब इसको डिविजिबल तो नहीं कर सकते ना आप, कैसे करोगे, पूरा कॉन्ट्रैक्ट तो पूरा किया उसने, काम खराब किया, क्वालिटी खराब किया है। So when an indivisible contract for a lump sum is completely performed, but badly the person who has performed the contract can claim the lump sum, but the other party can make a deductions for bad work. खराब काम के लिए वो डिडक्शन क्लेम कर सकता है कि भाई तुमने खराब काम किया, मैं 1 लाख की जगह तुमको 80,000 पे करूंगा या पैसा काट के पे करूंगा। अब ये भी सब्जेक्ट टू डिस्प्यूट है, इसमें भी कोर्ट में ये प्रूव होगा, ठीक है, जो जितना बड़ा मैटर होगा सर। सर मतलब आप बोलोगे सर कौन प्रूव करेगा, सर प्रूव करने का बहुत रास्ता है। जैसे मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आज मैंने एग्जाम्पल, रियल एग्जाम्पल थोड़ा कम दिया, मैं थोड़ा सा आपको पॉइंट डिस्कस करने में टाइम लगा। चलो मैं आपको एक रिसेंट एग्जाम्पल देता हूँ। नोएडा में मुझे बिल्डिंग का नाम नहीं, इसका ना फाइनल लेवल के लॉ में ये क्लास में कराया था। टावर का नाम मैं भूल रहा हूँ, एक सेकंड। आप लोगों ने देखा होगा सर, बिल्डिंग को डिमोलिश किया गया था, ये ट्विंस टावर। ट्विंस टावर, थैंक यू सर, ट्विंस टावर, इसका वीडियो काफी वायरल हुआ था। सुपरटेक नोएडा ट्विन टावर्स, वेरी गुड सर। तो ये जो सुपरटेक नोएडा का जो ट्विन टावर्स था, ये इस तरह का एग्जैक्टली यही वाला है सर। ये दो बिल्डिंग पूरा ध्वस्त कर दिया था 9 सेकेंड में, 9 सेकेंड्स के अंदर पूरा बिल्डिंग को एकदम नीचे गिरा दिया गया। सर ऐसा क्यों किया था, ये कोर्ट का ऑर्डर था,
जिनके साथ जिन्होंने ये केस लड़ा था, ठीक है, देख सकते हैं आप, इतना बड़ा बिल्डिंग, कोई बोलेगा सर इतना बड़ा बिल्डिंग को गिरा दिया, सर लॉ का मैटर है। जो भी ये, मैंने इसका मेन केस ऐसा था कि जो यहाँ के रेसिडेंट थे और जो ये बिल्डर जो थे, ये बिल्डर जो थे, ये एक्चुअली चीट किया था। क्या चीट किया था? जिन लोगों को बिल्डिंग मिला था, उनको, उनमें से कुछ ऐसे हैं कि उनको कहा गया था कि आपका बिल्डिंग के विंडो माने बैल्कनी के आसपास का एरिया ओपन रहेगा, ठीक है, ओपन बैल्कनी मिलेगा, ओपन बैल्कनी की जगह, और स्विमिंग पूल का भी मैटर था, स्विमिंग पूल भी मिलेगा, ऐसा कुछ था। लेकिन जहां पर स्विमिंग पूल था, बिल्डर ने क्या किया, स्विमिंग पूल को भर के, स्विमिंग पूल को भर के माने स्विमिंग पूल को कंप्लीटली बंद कर दी, स्विमिंग पूल को बंद करके उसके ऊपर अनदर एक बिल्डिंग बना दिया। ये जो दो बिल्डिंग देख रहे हो ना, ये वही है जिसको एक्चुअली बाद में बिल्डर ने बनाया था, सुपर टेक नोएडा ने। तो काफी पुराना केस है ये, मैंने बार बार इसके ऊपर केस बना है, लेकिन कोई लड़ नहीं पा रहा था। लेकिन बाद में अल्टीमेटली वो रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन जो था, जिन्होंने ये केस लड़ा था, वो उसका फाइनल नहीं देख पाया, मैंने उसका रिजल्ट का फाइनल नहीं देख पाया, पर अल्टीमेटली कोर्ट का ऑर्डर आया कि ये जो दो बिल्डिंग इलीगली बना है, ठीक है, आप रेसिडेंट से पैसा लिया था ओपन स्पेस के लिए कि इधर और कोई बिल्डिंग नहीं बनेगा, तो फिर आप क्यों बनाए बिल्डिंग? और ये जीता, और ये चीज दिखाया इंडियन लॉ में कि सर लॉ का ताकत बहुत बड़ा है, अगर अगर लॉ न्याय के साथ चलता है तो। ऐसे लॉ तो न्याय के साथ ही चलने के लिए बना गया है। तो ये बहुत बड़ा एक सीख बना है सर, कि पैसा होने से हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, किसी को भी खरीद सकते हैं, कौन क्या करेगा, उखाड़ लेंगे क्या, ये प्रूव किया है, ठीक है, कि लॉ का हाथ, लॉ अंधा होता है, इसीलिए बोलते हैं कि लॉ भेदभाव नहीं करेगा, पैसा वाला हो या पैसा नहीं हो, ठीक है, लॉ सबका साथ देगा। और ये कुछ जजमेंट रिसेंट लेवल में जो आया है ना सर, ये दिखा रहा है, ये प्रूफ बता रहे हैं कि भाई जिसको जितना दो नंबरी करके जो करना है करे, ठीक है, लेकिन जिस दिन किस्मत का वो दिन आएगा ना, ठीक है, वो दिन, एक दिन काफी है सर। 100 साल का बर्बादी को ठीक करने के लिए एक दिन काफी है। 100 साल से बर्बाद किया, ठीक है, 50 साल से बर्बाद किया, पर एक दिन काफी है, वो एक दिन इनफ होता है। और ये वन ऑफ दी रीजंस था, ठीक है। अब डैमेजेस का कितना एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग ये सब लीगल चीजें के साथ कनेक्टेड रहें। ऑफलाइन में मैं आप लोगों को दिखा दूंगा, ठीक है, कि क्या क्या चीज फॉलो करना चाहिए, काफी सारा डिस्कशन भी कर दूंगा, डोंट वरी सर। अच्छा, तो ये था, ठीक है, ये एक पॉइंट आपको याद रखना चाहिए, क्वांटम मेरिट, ठीक है। सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, कभी कभी लॉ कहते हैं कि स्पेसिफिक परफॉर्मिंग करे, कोर्ट बोलेगा, बट damages are not an adequate remedy in the case of breach of contract. The court may in its discretion on a suit of specific performance direct party in breach to carry out his promise according to the terms of contract. कभी कभी कोर्ट बोलेगा कि आप ये करो। शूट फॉर इंजंक्शन, ठीक है, इंजंक्शन क्या है? इंजंक्शन बेसिकली रोक लगाना, ठीक है, रोक लगा देना। जैसे यहाँ पर एक दिया है सर, इन अ फिल्म स्टार एग्रीड टू एक्ट एक्सक्लूसिवली फॉर ए पर्टिकुलर प्रोड्यूसर फॉर 1 year, ड्यूरिंग द ईयर शी कॉन्ट्रैक्टेड टू एक्ट फॉर सम अदर प्रोड्यूसर, टिल शी कुड बी रिस्ट्रेन्ड बाय एन इंजंक्शन। सर मतलब ये है कि अगर किसी फिल्म स्टार को, ठीक है, अगर किसी फिल्म स्टार किसी प्रोड्यूसर के साथ काम करने का वादा कर लिया, ठीक है, तो 1 year अगर आप एक प्रोड्यूसर को वादा कर देते हो, तो दूसरे प्रोड्यूसर को आप हाँ नहीं बोल सकते। बदले में प्रोड्यूसर एक्टर को रोक लेता है, क्योंकि उसका टाइम चाहिए। प्रोड्यूसर क्या बोलता है कि भाई आप रखो 50,000, सॉरी 50,000 में तो मानेगा नहीं एक्टर लोग, मानो टोटल पेमेंट करेगा 5 करोड़, तो आपको अभी 1 करोड़ कर देगा, और आपको बोलेगा कि भाई 1 करोड़ रखो और 1 साल किसी के साथ काम मत करना। अब ये जो एक एक्टर एक प्रोड्यूसर को वादा करता है ना, ये वादा निभाना पड़ता है। अगर कोई एक्टर किसी और प्रोड्यूसर के साथ चला जाता है, तो ऑब्वियसली जो पहला प्रोड्यूसर जिसने पहले कॉन्ट्रैक्ट किया, उसका लॉस हो सकता है, उसका क्वालिटी खराब हो सकता है मूवी का। तो ऐसे केसेस होता है, ऐसे केसेस होता है, तो इंजंक्शन लग जाना, इंजंक्शन लग जाना,
A singer agreed with B to perform at his theater for 2 months on a condition that during that period he would not perform anywhere. In such a case, B could move to the court for a grant of injunction restraining A from performing in other places. B could move to the court for grant of injunction restraining A for performing in other places. अगर A तोड़ता है ना तो B कोर्ट में जा सकता है कि भाई मैंने तो इसको रोका था क्योंकि ये मेरे थिएटर में काम करेगा 2 महीने के लिए। अब एक साथ एक बंदा 3 जगह में काम करेगा तो एक वादा कैसे पूरा करेगा, है ना? तो इस तरह से इंजंक्शन लग जाता है। इंजंक्शन का और भी एग्जाम्पल हो सकता है। मानो आपके घर के सामने कोई बिल्डिंग उठा रहा है और जो बिल्डिंग उठ रहा है वो एज पर लॉ नहीं है, इलीगल बिल्डिंग उठ रहा है। मानो आपका खिड़की बंद हो रहा है, ठीक है, जो जितना मिनिमम फिट मेंटेन करना चाहिए, 2 बिल्डिंग के बीच में जितना गैप होना चाहिए वो गैप फुलफिल नहीं हो रहा है। तो ऐसे केसेस में आप ना उस बिल्डिंग के ओनर को एक पहले आप इंटीमेशन दो, अगर वो बात नहीं सुनता है आप चुपचाप कोर्ट में चले जाओ, ठीक है, पहले एक एफआईआर दर्ज करो फिर कोर्ट में चले जाओ। कोर्ट में जाके उनके नाम पे बोलो कि भाई ये बिल्डिंग बना रहा है मेरे घर के बगल वाला, ठीक है। आप कोर्ट क्या करेगा, आके देखेगा, उसको बोलेगा कि आप इमीडिएटली बिल्डिंग तोड़ो, अगर वो नहीं तोड़ता है तो बोलेगा भी काम बंद करो, इंजंक्शन लग जाएगा। अब वो भी कोर्ट में जाएगा, अब सब्जेक्ट टू प्रूवमेंट दोनों लड़ाई करेगा। फिर अगर कोर्ट डिसीजन देता है कि नहीं बिल्डिंग ठीक है तो फिर बिल्डिंग आगे उठेगा, अगर कोर्ट डिसीजन देता है कि नहीं बिल्डिंग ठीक नहीं है तो उसको तोड़वाने का परमिशन देगा। अलग अलग एग्जाम्पल्स हो सकता है। इंजंक्शन माने रोक लगा देना। अब कभी अच्छे काम के लिए भी हो सकता है, कभी बेकार के लिए भी हो सकता है। पार्टी राइटफुली रिसाइनिंग कॉन्ट्रैक्ट एंटाइटल्ड टू कॉम्पेंसेशन, सेक्शन 75, ठीक है। A singer contract with B, the manager of a theater, ठीक है। The singer contract with B, B कौन है, the manager of a theater, to sing at his theater for 2 nights in every week during the next 2 months, and B engages to pay her 100 for each night, हर रात का 100 रुपया देगा नाइट परफॉर्मेंस का। On the 6th night, A willfully absent herself from the theater, and B, in consequence, resigned the contract. B is entitled to claim compensation for the damage which he has sustained through the non-fulfillment of the contract. Yes, कर सकता है, डैमेज क्लेम बिल्कुल कर सकता है। पार्टी राइटफुली रिसाइंडेड कॉन्ट्रैक्ट एंटाइटल्ड टू कॉम्पेंसेशन, बिल्कुल कर सकता है। तो वही है सिंपल तरीके से डैमेजेस का अलग अलग मैटर। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद कितना सारा खेल हो सकता है, मैं आपको सारा पॉइंट ही डिस्कशन करके दिया। अब अभी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज घर पे सारा पॉइंट को एक बार गो थ्रू करें, और कोई भी डाउट हो मुझे पूछे, और अगर डाउट हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, डाउट होना भी चाहिए, ठीक है, लेकिन आप लोग क्वेश्चन आंसर को भी प्रैक्टिस करें, ठीक है। चैप्टर के एंड पे आपको क्वेश्चन आंसर भी मिलता है ना सर, आप उसे भी प्रैक्टिस करें। यहाँ पर 4-5 आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेगा, एमसीक्यू मिलेगा, मस्ट मस्ट टू सर, करो सर, ठीक है, जहां से मिले करो, बट कंप्लीट करो। मेरे से नोट्स कलेक्ट कर लो अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो, बट प्रैक्टिस इज मस्ट, ठीक है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, माने ईच एंड एवरी चैप्टर, हर चैप्टर इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को हमेशा रेडी रहना चाहिए। मैं कभी भी टेस्ट के लिए बोल सकता हूँ, ठीक है। अभी तो दुर्गा पूजा आ रहा है, मैं अभी कुछ नहीं बोलूंगा, बट दुर्गा पूजा के बाद सर छोड़ूंगा नहीं, टेस्ट तो लेके रहेंगे। ओके सर। सर और एक टॉपिक है, चलो मैं बता देता हूँ। सर कनेक्टेड हो सर आप लोग, बोलो। एक न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ। यस सर। देखो ये टॉपिक का नाम क्या है, कॉन्टिंजेंट एंड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्या है सर, कॉन्टिंजेंट एंड क्वासी। सर कॉन्टिंजेंट क्या है और क्वासी क्या है, इसके बारे में मैंने बेसिक्स में भी बोला था, जब मैंने लॉ का बेसिक स्टार्ट किया था तब भी मैं ये दोनों पॉइंट में आपके साथ बात किया था। अच्छा एक काम करते हैं, इसको ना मैं बाद में कराता हूँ आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि स्टार्ट करूंगा तो अभी रुकूंगा नहीं, ठीक है सर। नेक्स्ट दिन ही बात करेंगे, ऐसे ऑलरेडी आपको पता है ये वाला टॉपिक, ठीक है सर, पता है, पर मैं कराऊंगा, डोंट वरी सर। आज इतना ही रखता हूँ, ठीक है। अब फ्रेशली स्टार्ट करूंगा फिर बीच में छोड़ूंगा, इससे अच्छा है कि फ्रेशली एक ही क्लास लगेगा, या तो ऑफलाइन में आपको करा दूंगा, ठीक है, या तो ऑनलाइन लाइव भी करा दूंगा, ठीक है सर। आज इतना ही है, चलो छुट्टी, आज जल्दी छोड़ दिया, बाय सर।
थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।